पूरी रात मेरी बेचैनी की वजह से करवटें बदलते हुए गुजर गई थी। सारी रात मेरी तबीयत में ही जान बर्पा हो रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि काश इस वक्त मेरा शौहर मेरे पास होता और मेरे अंदर की वो प्यास को बुझा देता। जब भी मैं बेकरारी से उठकर बैठ गई और अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपने शौहर पर जोर दूंगी कि वो जल्द से जल्द मुझे अपने पास बुला ले। इसके बगैर रहने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरे लिए इसके बगैर वक्त काटना बहुत मुश्किल हो रहा था और जज्बात को काबू करना तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल था। शादी से पहले अम्मी ने साफ तौर पर मेरे शौहर से ये बात कही थी कि शादी के बाद तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ ही जाएगी, और तब इसने इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि मैं इसे अपने साथ ही रखूँगा। और अब शादी को 1 साल का अरसा गुजर गया था, मगर अभी तक इसने मुझे अपने पास बुलाने की बात भी नहीं की थी। मैं जब भी इससे यह बात कहती तो वो मुझे टाल देता और इधर उधर की बातें करने लगता था, और फिर मुझे बातों में उलझाकर वो इस मकसद से ही हटा देता। और अब तो पिछले कई दिनों से वो मुझसे सही तरह से बात भी नहीं कर रहा था। पहले वो मुझसे घंटों बातें करता रहता था और अब तो थोड़ी देर के बाद बात करके वो किसी न किसी काम का बहाना करके फ़ोन बंद कर देता था और मैं फिर इसकी याद में आहें भरती रहती थी। मैं जब लड़कियों को इनके शौहरों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हुए देखती थी तो मुझे यह एहसास होता था कि काश मेरा शौहर भी मेरे पास होता और मैं भी इसके साथ खुशगवार वक्त गुजार रही होती। जिस दिन बारिश होती तो मेरे अंदर फिर से आग जलने लगती थी, और जब कभी मेरे जज्बात बहुत ही ज़्यादा भड़क उठते तो फिर मुझे बड़ी मुश्किल से इन्हें सुलाना पड़ता था। घर में मेरी कोई मसरूफियत भी नहीं थी जिसमें मसरूफ़ होकर मैं इनका ख्यालात को बदलती। घर में मेरे ससुर के अलावा कोई भी नहीं था। वो शुगर के मरीज़ थे, ज़्यादातर बीमार रहते थे। वो पूरा दिन अपने कमरे में ही रहते थे। अपने शौहर के कहने पर मैं इनका ख्याल खुद रखती थी, इन्हें वक्त पर दवा देती थी, और इस बात के लिए मैं किसी मुलाजिम पर एतबार भी नहीं करती थी। अब मेरा ज़्यादातर वक्त अपने ससुर के साथ ही गुजरता था। वो जब मुझे अपने ज़माने के दिलचस्पी हिस्से सुनाते तो मैं इनकी बातों में खो जाती थी। मेरे ससुर जवानी में बहुत रंगीन मिजाज थे। इनके एक वक्त में कई औरतों के साथ माशिक़े चलते रहते थे, और जब कभी वो मुझे ये बातें बताते तो कभी कभी तो मैं इनकी बातें सुनकर शर्मा जाती थी, और कभी कभी मैं ये सोचकर परेशान हो जाती कि कहीं मेरा शौहर भी अपने बाप जैसा तो नहीं। और जब ये बात मैं इनसे पूछती तो वो हंस पड़ते और कहते कि मेरा बेटा तो मुझ पर नहीं गया बल्कि वो अपनी माँ पर गया है। वो तो सीधा साधा एक ही सालन पर गुजारा करने वाला है, और ये तो तुम्हें भी खूब पता होगा कि वो प्यार के मामले में किस हद तक माहिर है। जब उन्होंने यह बात कही तो मैंने शर्मा कर सर झुका लिया था। मैं इनकी बात का मतलब और मफ़हूम समझ गई थी। आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। पूरा दिन एसी में गुजारने के बावजूद भी मुझे गर्मी का एहसास शिद्दत से सता रहा था। दोपहर के खाने के बाद मुझे अपने ससुर को दवा देने का ख्याल आया। इस वक्त मैं हल्के फुल्के से पहले से लान के लिबास में मलबूस थी। जब से शादी हुई थी तब से गर्मी में ज़्यादातर मैं बग़ैर आस्तीनों के कपड़े पहनती थी। इस वक्त मैं दुपट्टे से भी बेनियाज थी। घर में चूंकि मेरे ससुर के अलावा कोई भी नहीं होता था। वो मुझसे उम्र बहुत बड़े थे। मैं इन्हें बहुत इज्जत देती थी। जब भी मैं इस हुलिये में ही इनके पास आ गई थी और मुझे देखते ही इनकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी। जब मैं इनके पास झुककर इन्हें दवाई खिला रही थी तो इनकी नज़रों का अर्तका महसूस करके जब मेरी खुद पर नज़र पड़ी तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मेरा गला ज़रूरत से ज़्यादा खुला था, जैसे मैं नी अरियां हो रही थी। मैंने हाथ रखकर खुद को कोर करने की कोशिश की। मेरे इस अंदाज पर वो ज़ोर से हंस पड़े और कहने लगे कि एक तो तुम शर्मीली बहुत ज़्यादा हो, वैसे तुम्हें एक बात कहूँ, तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो। यूं भी गर्मी का मौसम है, ऐसे कपड़े ही इंसान को पहनने चाहिए। तुम्हारी सास भी घर में इसी तरह से रहती थी। वो मुझसे इधर उधर की बातें करके मेरी शर्मिंदगी के एहसास को कम करने लगे थे, और फिर वो मुझे अपनी एक गर्लफ्रेंड का किस्सा सुनाने लगे जिससे वो रात को छुपकर इसके घर में मिलने जाते थे। गैर इरादी तौर पर ही मेरा हाथ इनके हाथों में चला गया था और इनकी नज़रें मेरे वजूद में गर्मी जा रही थी। मैं इनकी बातों में बहुत ज़्यादा मगन थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि इनकी गिरफ्त मेरे हाथ पर मजबूत हो रही थी और दूसरा हाथ मेरे बाजू पर रेंग रहा था और इनकी नज़रों का अर्तकान मेरे ऊपर था। ये देखकर मैं फिर से छप गई थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे अपने ससुर के कमरे में आने से पहले कम से कम दुपट्टा तो ले लेना चाहिए था, और फिर नींद का बहाना करके अपने कमरे में आ गई थी। मगर मेरे जज्बात फिर से भड़क उठे थे और मेरे मन में फिर से ख्वाहिश मचलने लगी थी। अब हर दूसरे तीसरे दिन मेरे ससुर बहाने बहाने से मेरा
ہاتھ پکڑ لیتی، مجھے چھونے کی کوشش کرتے اور میرا اپنے جذبات کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اور پھر ایک دم میں غریب خاندان میں پلی بھری تھی۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو گھر میں غربت کے دیڑے ڈالے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں، میں بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ میری دونوں بہنوں کی شادی بھی ہمارے جیسے ہی گھرانے میں ہو گئی تھی اور اس وقت میں کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اور جب میں کالج میں گئی تو لڑکیوں کی باتیں سن کر میرا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ لڑکیوں کا کہنا تھا کہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں اور میرے لیے تو کوئی شہزادہ مجھے بھی آنے کے لیے آئے گا۔ ان کی باتیں سن سن کر میں خود کو ہواؤں میں اڑاتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی اور مجھے ہوش تب آیا تھا جب کالج کے بعد مجھے مزید آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ امی کا کہنا تھا کہ ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم تمہیں آگے پڑھا سکیں۔ اگر تمہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے تو تم گھر میں بیٹھ کر تیاری کرو۔ اور اس بات پر میں اپنا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ مجھے پڑھنے سے زیادہ باہر گھومنا پھرنا بہت اچھا لگتا تھا اور شاید میری امی کو میری اس عادت کے بارے میں پتہ تھا، جب بھی انہوں نے میری اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ شروع میں تو میں اس بات پر بہت ناراض ہوئی کہ کیوں میری پڑھائی بند کروا دی گئی ہے، لیکن میری ماں نے مجھے ڈانٹ ڈپ کر خاموش کروا دیا اور میں بھی ناچار خاموش ہو گئی، کیونکہ اگر مزید کچھ کہتی تو میری ماں میری پٹائی کر دیتی۔ پھر میں نے بھی کالج کے بعد پڑھائی کا سلسلہ ختم کر دیا تھا اور گھر میں بیٹھ کر اب میں رسالے اور ناولز کے ورق گردانی کرنے لگی تھی۔ اب میں کسی امیر شہزادے خیالوں کی دنیا میں کھو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے میرے لیے کوئی بہت ہی امیر کبیر شخص کا ہی رشتہ آئے گا۔ میں کسی عام گھر میں بیاہ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ میرے لیے جو بھی عام سے گھر کا رشتہ آتا تو میں فوراً ہی انکار کر دیتی۔ امی تو میری اس عادت سے بہت تنگ تھی اور وہ ہمیشہ مجھے یہی باتیں کہتی کہ انسان کو اپنے اوقات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے۔ تمہارا باپ ایک مزدور آدمی ہے مگر تمہارے نخرے تو آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں امی کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ انہی دنوں رشتے والی آنٹی نے امی کو ایک رشتے کے بارے میں بتایا تھا۔ لڑکا دبئی میں کام کرتا تھا اور اس کے خاندان میں صرف یہ اس کا باپ ہی تھا۔ یہ رشتہ ہر طرح سے معقول تھا، مگر امی کو یہ بات کھٹک رہی تھی کہ لڑکا پاکستان سے باہر ہے، نہ جانے وہ واپس کب آئے گا، تو کیا تم اس کی غیر موجودگی میں اکیلی اس کے گھر میں رہو گی؟ وہ ماں تھی، ان کے دل میں غور بہت سارے خدشے تھے۔ وہ ہر پہلو سے اس رشتے پر کر رہی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ اکثر جو لڑکے ملک سے باہر رہتے ہیں وہ بیویوں کو ماں باپ کے گھر کمانے کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے اور واپس پلٹ کر ان کی خبر نہیں لیتے اور ملک سے باہر شادی کر کے اپنا گھر بسا لیتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنی ماں کو سمجھایا ایسا کچھ نہیں ہے، اب بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا ہے، آپ پریشان نہ ہو اور یہ وہم اور وسوسے اپنے دل سے نکال لیجئے۔ میں شوہر کو اپنی مٹھی میں کروں گی اور وہ میرے بغیر نہیں رہ پائے گا، مجھے فوراً اپنے پاس بلا لے گا۔ تب میں نے امی کو کہا کہ آپ اس سے پہلے یہ بات منوا لیں، وہ مجھے ساتھ لے کر جائے گا، مجھے بھی باہر گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ امی کو یہ بات معقول لگی اور جب انہوں نے میرے ہونے والے شوہر سے یہ بات کہی تو اس نے بھی اس بات کی حامی بھر لی کہ وہ جلد ہی مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ یوں بھی اس کے بغیر اس کا باپ تو یہاں پر اکیلا ہی ہوتا تھا، اسے ملازم ہی سنبھالتے تھے اور میرے جانے کے بعد بھی اسے ملازم ہی سنبھالیں گے۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی تھی، مگر امی کے دل میں پھر بھی خدشات تھے کہ غیر لوگوں میں بیٹی کو بیاہ رہی ہو، نہ جانے وہ لوگ کیسے نکلیں، اور میں نے ان خدشات کو چٹکیوں میں اڑا دیا تھا۔ مجھے بس پیسہ نظر آ رہا تھا۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آتا تھا اور جب امی نے مجھے خوش دیکھا تو ان کے بھی سارے خدشات دور ہو گئے تھے۔ مجھے سسرال میں ہر طرح کی سہولت حاصل تھی اور مجھے ہر طرح کا فیشن کرنے کی اجازت بھی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کبھی کسی بات پہ روکا ٹوکا نہیں تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا تمہارا جو دل کرتا ہے تم وہ کرو، جو پہننے کا دل کرتا ہے وہ پہنو، میں تمہیں کبھی کسی بات سے نہیں روکوں گا۔ اور پھر میں نے شادی کے بعد ہر وہ فیشن کیا جو میں کرنا چاہتی تھی۔ 2 ماہ کے بعد ہی اس نے مجھے یہ کہا کہ اب میں واپس جا رہا ہوں، میں تمہیں جلد ہی اپنے پاس بلا لوں گا۔ رو دھو کر میں نے اسے رخصت کیا تھا، مگر سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میں جب بھی اس سے کہتی کہ مجھے اپنے پاس بلاؤ تو ہمیشہ وہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ وہ تیاری کر رہا ہے اور جلدی ہی مجھے اپنے پاس بلا لے گا، اور میں سوچتی تھی کہ وہ کون سی تیاری ہے
जो 1 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। जब भी मैं अपने ससुर से अपने शौहर के रवैये की शिकायत करती कि वो तो वहाँ पर जाकर मुझे भूल ही गए हैं, ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, तो मेरे ससुर एक ज़ोरदार खैखा लगाते और मुझे कहते कि फिक्र मत करो, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम्हें वो तुम्हारा शौहर है, इसने तुमसे निकाह किया है और वो ज़रूर अपने पास बुलाएगा, और वैसे भी मैं यहाँ पे हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हें किस बात की फ़िक्र है। पहले तो मैं इनके जुमले को सुनकर मुस्कुरा देती थी और खुश होती थी कि वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करते हैं, मगर अब वो ये जुमला कहते हुए अजीब मानी खैज़ नज़रों से मुझे देखने लगते थे और इनकी नज़रों का अर्तकाज़ देखकर मैं झप कर रह जाती थी और फिर शर्मिंदा होते हुए अपने वजूद पर अपने दुपट्टे को दुरुस्त करने लगती थी और मेरी इस हरकत पर वो फिर से ज़ोरदार खैखा लगाकर हंस पड़ते थे। कभी कभी वो इतनी अजीब बातें करते थे जो मुझे समझ ही नहीं आती थी। कभी कभी वो बहाने से मुझे पकड़कर खुद के साथ लगा लेते और मुझे दिलासा देते कि सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे शौहर से बात करूँगा, वो जल्दी ही तुम्हें आकर ले जाएगा। ये कहते हुए इनके हाथ कभी मेरे बाजू को तो कभी मेरी कमर को सहलाने लगते थे और मैं कभी कभी इस लम्स को महसूस नहीं करती थी और कभी कभी मुझ पर अजीब सी मदहोशी तारी होने लगती थी। वो मेरे साथ घंटों बातें करते रहते थे क्योंकि मैं भी घर में ही होती थी, मेरी और कोई सरगर्मी नहीं थी, इसीलिए मेरा ज़्यादातर वक्त अपने ससुर के साथ ही गुजरता था। फिर मैं रफ्ता रफ्ता अपने ससुर के करीब होने लगी थी। इनकी खिदमत में बहुत इज्जत करती थी और ना जाने कब हम दोनों के रिश्ते की नवीयत बदलने लगी। इस दिन जब पहले मेरा वजूद इनके जिस्म से टकराया तो हम दोनों के ही जज्बात अमर पड़े थे, हम दोनों ही जज्बात के तूफान में बहने लगे थे और हमसे वो सब कुछ हो गया था जो किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए था, जो मुझे सिर्फ अपने शौहर के साथ ही करना चाहिए था, वो सब मैं अपने ससुर के साथ करती गई थी। और जब जज्बात का तूफान था तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। यह मुझसे क्या हो गया था। मैं फ़ौरन अपनी जगह से उठी और अपने कमरे में आकर रोने लगी। ना जाने अब क्या होगा, मेरे ससुर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और अगर उन्होंने यह बात मेरे शौहर को बता दी तो वो तो मुझे घर से निकाल देगा। शौहर से ज़्यादा मुझे इन सहूलियात का हाथ से निकलने का दुख हो रहा था और तब मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मुझ में अपने ससुर का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर मजबूरी थी। जब रात को मैं अपने ससुर को दवा खिलाने के बाद अपने कमरे में आने लगी तो उन्होंने फिर से मेरा हाथ पकड़कर खुद के ऊपर गिरा लिया। अब इनके दस्त दराजियाँ बढ़ने लगी थी। जब मैंने इन्हें रोका और इन्हें कहने लगी कि दिन को ये सब कुछ जो भी हुआ था अनजाने में हो गया था, अब ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, ससुर ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े। कहने लगे कि तुम्हारा शौहर यहाँ पर नहीं है, ऐसे में अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा तो इसमें क्या बुरा है। मैं दिल ही दिल में खुद भी ये चाह रही थी। मेरे ससुर अपनी उम्र से काफ़ी कम लगते थे और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम थे और इस उम्र में भी वो बेपनाह ताकत रखते थे। मेरे शौहर से ज़्यादा ही उन्होंने मुझे प्यार दिया था और मैं इस प्यार में बहती चली गई थी और ये भी भूल गई थी कि मैं अपने शौहर की अमानत हूँ। मुझे इनकी गैर मौजूदगी में ये सब नहीं करना चाहिए, मगर मेरे लिए जज्बात पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए मैं अपने ससुर से ही अपने ख्वाहिशात को तकमील करने लगी थी। अब हम दोनों ससुर बहू के बजाय मियाँ बीवी की तरह रहने लगे थे और अक्सर रात को मैं इनके पास वक्त गुजारने के बाद अपने कमरे में जाया करती थी और मुझे इनकी इतनी आदत हो गई थी कि मैं हर रोज़ जब तक इनके साथ मोहब्बत भरे लम्हात ना गुजार लेती मुझे चैन नहीं पड़ता था। देखते ही देखते 6 महीने का अरसा गुजर चुका था। मेरे जज्बात अब आतदाल पर आ गए थे और मेरे मन में अब मैं वो ख्वाहिश नहीं मचलती थी जो अभी से कुछ वक्त पहले तक थी, और ये सब कुछ मेरे ससुर की वजह से हुआ था। उन्होंने मुझे हर तरह से मुतमईन किया था, जिसकी वजह से मैं इनकी तलब में रहने लगी थी और ख़ुद ही इनके पास जाती थी। इस दिन मैं शॉपिंग पर गई हुई थी। आज मैं बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी। शाम को जब मैं शॉपिंग से वापस आई तो मैं अपने कमरे में सो गई थी। मेरे ससुर ने मुलाजिमा के ज़रिए दोबारा मेरे लिए पैगाम भिजवाया कि मैं इनके कमरे में आऊं। उन्होंने मुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इनका पैगाम सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं जानती थी कि वो मुझसे कौन सी बात करना चाहते हैं। जब भी मैं खामोशी से लेटी रही, मैं इनके जज्बात को बढ़ावा दे रही थी और मन ही मन में ये सोचकर मुस्कुरा रही थी इस तरह से इन्हें तंग करना चाह रही थी। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई थी।
रात को मेरी लेट आंख खुली और जब मुझे भूख लगने लगी, साथ साथ जज्बात में हलचल भी महसूस हो रही थी। खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि इस वक्त मेरे ससुर सो रहे होंगे, इन्हें तंग करना मुनासिब नहीं है, मगर मेरे जज्बात भी मुझे बेकाबू कर रहे थे और मेरे लिए इनके बगैर रहना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने जज्बात को काबू करने की बहुत कोशिश की, मगर फिर मैं इनके कमरे की तरफ आ गई। मुझे दिल ही दिल में हमेशा ये खदशा सताता था कि अगर मेरे शौहर को पता चल गया तो क्या होगा, कहीं वो मुझे तलाक न दे दें, कहीं वो मुझे छोड़ ना दें। और इस सोच का आना ही था कि मैं पत्थर की मूरत बनकर रह जाती थी। और अब जब मैं अपने जज्बात से मगलूब होकर अपने ससुर के कमरे में अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए पहुंची तो दरवाजे के पास ही मैं रुक गई थी। फ़ोन पर मेरे ससुर मेरे बारे में बात कर रहे थे और दूसरी तरफ से भी आवाज़ आ रही थी। कॉल का स्पीकर ऑन था। मेरे ससुर थोड़ा ऊंचा सुनने के आदी थे, तब भी वो कॉल स्पीकर पर लगा कर ही अपने बेटे से बात किया करते थे। अब जब मैं दरवाजे के पास पहुंची तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे शौहर से ही बात कर रहे थे, और जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर खड़ी हो गई। मैं देखना चाह रही थी कि मेरे ससुर मेरे शौहर से मेरे बारे में क्या बात करते हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे शौहर को बोलेंगे कि वो मुझे लेकर जाए, मगर जो बात उन्होंने बोली इसे सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो मेरे शौहर को कहने लगे कि यहाँ पर मैं तुम्हारे हिस्से की फ़राइज़ अदा करते करते थक गया हूँ। तुम्हारी बीवी तो बहुत ही ज़्यादा रूमानियों मिजाज की मालिक है, इसका तो प्यार से दिल ही नहीं भरता। मैं इसे खुश करते करते थक जाता हूँ, मगर एक वो है जो फिर भी सैराब नहीं होती, इसकी प्यास तो भेजने का नाम नहीं लेती। सच बताऊं तो हमेशा से मुझे ऐसी ही औरत पसंद थी, मगर अब जब मेरी पसंद की औरत मिली है तो अब मुझ में दमखम नहीं रहा। जो अब्बा मेरे शौहर का ज़ोरदार खैखा गूंजा था और वो कहने लगा कि तो मैंने तो शादी भी तो आपके लिए ही की थी, वरना मुझे क्या ज़रूरत थी। मैं तो तानिया के साथ बहुत खुश हूँ और आपकी तन्हाई तो मुझे सताती थी। इस तरह से तो कोई गरीब से गरीब लड़की भी आपकी उम्र की वजह से आपके साथ रिश्ता जोड़ने पर कभी भी राज़ी ना होती। तभी मुझे ये शादी का नाटक करना पड़ा। मैं जानता था कि आपको औरतों को फंसाने में बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल है और आप इस बेवकूफ़ लड़की को भी फंसा लेंगे। यूँ भी इसे पैसे की चमक दिखाकर कुछ भी इससे करवाया जा सकता है। मेरा अंदाज़ा था कि आप इसके साथ अपना वक्त अच्छा गुजार लेंगे, और देखें मेरी दूर अंदेशी निकाह तो मैंने किया है इसके साथ, मगर मेरी बीवी होने के मज़े आप इससे वसूल कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो आपकी खिदमत भी कर रही है। वो ये सब सुनकर मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई थी। मैं दोनों हाथों में सर थाम कर रह गई थी। कितनी देर मैं ज़मीन पर बैठी रही थी और फिर बामुश्किल मैं अपनी जगह से उठी, और जब अपने कमरे में आई तो मैं बिस्तर पर ढेर से गई थी। मैं ये सोचकर पागल हो रही थी कि मेरे शौहर और ससुर ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था। मेरा शौहर शादीशुदा था और उसने महज अपने बाप के लिए मुझसे शादी की। इसकी तन्हाई को दूर करने के लिए अब तो मुझे खुद से घिन आ रही थी कि मैं भी जज्बात में इस कदर अंधी हो गई कि मैं इस शख्स के हाथों खिलौना बनी रही। इन बाप बेटे ने मुझे जी भर के इस्तेमाल किया और मैं इनसे महज पैसे की वजह से इस्तेमाल होती रही। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, खुद से घिन आ रही थी, और अब मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। अगले ही दिन मैं बिना अपने ससुर से कोई बात कैसे अपनी माँ के घर आ गई थी। यूँ भी मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। मुझे इससे इस कदर नफरत हो रही थी कि इसका ख्याल आते ही एक करायत आमेज़ एहसास मेरे दिल में जागने लगता था। और फिर घर आने के बाद जब मैंने अपनी माँ को अपना फैसला सुनाया तो पहले तो उन्होंने मुझे इस फैसले से बाज रहने को कहा। तुम नहीं जानती कि दुनिया कितनी बातें बनाएंगी, लोग 100 सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी तुम्हारी तलाक का। तब मैं अम्मा से नज़रें चुराने लगी। मैं अम्मा किसी सूरत भी ये बात नहीं बता सकती थी कि मैंने क्या गुनाह किया। तब मजबूरन मैंने अम्मा को ये कहा कि मेरा ससुर मुझ पर बुरी नज़र रखता है, अब मैं वहाँ पर नहीं रह सकती। मैं चाहकर भी अम्मा को ये बात नहीं बता सकती थी कि मेरा अपने ससुर के साथ ताल्लुकात हैं। अगर मैं ये बात बताती तो अम्मा मुझे मारते हुए धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती। ये बात सुनकर माँ चुप रह गई थी, और फिर जब उन्होंने अब्बा से बात की तो अब्बा ने भी कहा कि मेरा फैसला दुरुस्त है। फिर मैंने अपने शौहर को खुलाकर नोटिस भिजवा दिया था। इसने मुझे मनाने की कोशिश की और मुझसे मेरे खुला का सबब भी पूछता भी रहा, और जब मैंने रोते हुए इसे सारी बात बताई तो ये सुनकर वो खामोश हो गया और कहने लगा कि मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे जज्बात से नहीं खेलना चाहिए था, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मैं मजबूर था। मुझे मेरे बाप की तन्हाई सताती थी और मुझे बीवी की ज़रूरत भी नहीं थी।
मैं तानिया से 4 साल पहले शादी कर चुका हूँ। हमारा एक बेटा भी है और मैं इसके साथ बहुत खुश था। मुझे अपने पापा की वजह से मजबूर होकर यह काम करना पड़ा था। मैं अपनी मजबूरियों की दास्तान सुना रहा था और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेपनाह दौलत की हवस में मैं अपने आप को बर्बाद कर दिया था। तलाक के बाद कितना वक्त लगा था मुझे खुद को संभालने में और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ज़िंदगी की जानिब वापस लौट आई थी। मगर ये ज़ख्म शायद हमेशा मेरे साथ रहना था और अब मेरी निकाह के लिए तरजीह दौलत के बजाय अच्छा इंसान था, क्योंकि जो गलती मैं एक बार कर चुकी थी इसने मुझे उम्र भर का सबक सिखाया था। मुझे हैरत अपने शौहर पर हो रही थी कि वो अपने निकाह में होते हुए अपनी बीवी को अपने बाप के सामने खुद पेश कर रहा था। मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई पादशाह हूँ और कोई नेक औरत थी, मगर मैं इतना ज़रूरत जानती थी कि अगर मेरा शौहर मेरे साथ रहता तो कभी भी अपने ससुर की तरफ मुतवज्जा नहीं होती, क्योंकि 1 साल से नई नवेली दुल्हन को छोड़कर मेरा शौहर परदेश में था। आखिर मेरे भी जज्बात थे और एक शादीशुदा औरत होकर मैं फिर ख्वाब नहीं पा सकी और इसी वजह से जज्बात के रोम में बह गई। अब मैं हर वक्त अपने रब से माफ़ी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ मुझसे गुनाह कबीरा हुआ है। जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी के निकाह में होते हुए किसी और के साथ ताल्लुकात कायम करना कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन सवाल ये है कि जिसके साथ मेरा निकाह हुआ था, जब इसने निकाह ही इस नीयत से की थी कि वो मुझे अपने नहीं अपने बाप के लिए शादी करके ला रहा है, तो इसमें गलती किसकी थी, मेरी या मेरे शौहर की या मेरे ससुर की। जब एक इंसान अकेले घर में एक मर्द के साथ रहता है तो कभी ना कभी ऐसी गलतियां, ऐसे गुनाह सरदस हो जाती हैं जिनकी वजह से उम्र भर का पछतावा बन जाती हैं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।